हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडी के क्लासेस पे। आप जैसे सभी को पता है कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। हमने एक न्यू सब्जेक्ट लॉन्च करा है न्यू क्लास के लिए, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि जो क्लास 10th की हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इन सब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे हमारी इन पर्टिकुलर वीडियोज में या सीरीज में। ठीक है। अब जो हमने सब्जेक्ट लिया है सबसे पहले, वो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी की हिस्ट्री, चैप्टर वन हमारा कौन सा है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब इसका मतलब क्या है? हमारा पहला युद्ध आजादी के लिए, मतलब जो हमने स्वतंत्रता, इसे ऐसा नहीं है कि हमने इस 1857 में क्या कर ली थी, हम आजाद हो गए थे, नहीं। ये हमारा एक वो माना गया था कि हमने पहली अपनी स्वतंत्र लड़ाई लड़ी थी। मतलब लोगों में ऐसी पहली बार भावना जागी थी जिससे लोगों ने क्या करा था, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए क्या करा था, एक विद्रोह करा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। आप सभी को जैसे कि पता है 18वीं सदी में जब भारत क्या आए थे, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज किस में आए थे? भारत में आए थे। तो उन्होंने क्या करा था, आके कब्जा करना स्टार्ट करा था। अब आप कहते होंगे कि जो मतलब ब्रिटिशर्स थे वो क्या आए थे, इंडिया में आए थे, मतलब जो हमारे अंग्रेज थे वो क्या आए थे, भारत में आए थे। ऐसा नहीं है। जो हमारी एक कंपनी थी, कौन सी? इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये क्या करी थी, जो ब्रिटेन था, इन्होंने क्या करी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी एक भारत में। हाँ, क्या भेजी थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी कंपनी भेजी थी भारत में, इसलिए इसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। के वो ईस्ट के सारे देशों में जाती थी और वहां पे क्या करती थी, कैप्चर करती थी। तो ब्रिटेन खुद नहीं आया था, मतलब भारत, मतलब ब्रिटेन की सरकार है खुद नहीं आई थी। उन्होंने क्या करी थी, एक अपना डमिया, एक पार्ट भेजा था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भेजा था कि आप क्या करो, भारत में जाके कैप्चर करो। ठीक है। जो आपका ये चैप्टर है, धीरे धीरे जैसे आप इसमें पढ़ोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे भारत में आए, किस मकसद से आए थे? ट्रेड के मकसद से आए थे। वो पहले सबसे पहले क्या ही करने आए थे कि ट्रेड करने आए थे। हमारे जो देश के राजाओं थे, हमारे देश के जो लोग थे, उनके साथ मतलब अच्छे संबंध बनाए ट्रेड करते करते, और धीरे धीरे उन्होंने अपना कैप्चर का प्लान जो था उन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जो हमारे देश के राजा थे, महारानियां थी, जो हमारे कारीगर होते थे, मिलिट्रीज थी, उनको क्या करा, धीरे धीरे उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि धीरे धीरे अपनी कुछ पॉलिसीज ऐसी ला रहे हैं जिससे उनको फीलिंग हर्ट्स हो रही है, उनको डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसकी वजह से उन लोगों में क्या होने लगा, धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। जब वो गुस्सा बिल्कुल चरम सीमा पे आ गया उनकी, तो उन्होंने क्या कर दिया, 1857 में पहला एक हमारा स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक विद्रोह छिड़ा गया, जो जिसने पूरे हमारे ब्रिटिश सरकार की क्या कर दी, जड़ों की, वो जो शासन था उनका, उसकी रूट्स मतलब जड़ें हिला दी। सबसे पहले अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि जो विद्रोह हुआ था कि ऐसी नॉर्मली हवा में हो गया था, नहीं। तो इसके कई सारे कारण रहे होंगे। अब हमें इस चैप्टर में यही पढ़ने हैं कि कारण क्या रहे थे, कॉजेस क्या रहे थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, और हमें उसके सिग्निफिकेंस जानने हैं। सबसे पहले अब देखो, हमारा स्टार्ट होता है पॉलिटिकल कॉजेस से। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलिटिक कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस सबसे पहले हमारा ये बताते हैं कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो भारत में हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस के कारण रहा था कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, वो धीरे धीरे जब भारत में आए तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को एक्सपेंड करा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट में गए, थोड़े थोड़े हिस्सों में गए भारत के, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को क्या करा, एक्सपेंड करा, अपने आप को, अपने राज्य को फैलाया। ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर इंडिया बाय 4 वेज। अब जो भारत था उस पर जो ब्रिटिशर्स ने 4 तरीकों से क्या करा, अपने आप को एक्सपेंड करा। सबसे पहला, बाय आउटराइट वॉर्स। इन्होंने क्या करा, आउटराइट वॉर्स करके। आउटराइट का वॉर्स का मतलब क्या होता है, मतलब सीधा लड़ाई करके। जो छोटे छोटे हमारे हिस्से होते थे, स्टेट्स होती थी, इलाके होते थे, उनके जो राजा महाराजा होते थे, उनसे सीधी लड़ाई लड़ी और क्या करा, उनका स्टेट को कैप्चर कर लिया। जैसे आपको बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है, जिससे हमें बंगाल मिला था, बिहार उड़ीसा टू ब्रिटिश। बिहार जो आगे चल के उन्होंने क्या करा, बिहार उड़ीसा को क्या कर लिया, उसमें कैप्चर कर लिया। वाई एंग्लो मैसोर वॉर ब्रिटिश एक्वायर्ड मैसोर। ठीक है। अब जो एंग्लो मैसोर था, जब वॉर हुआ था वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था पूरा मैसोर, पूरा मैसोर कैप्चर कर लिया। सिमिलरली जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था पंजाब में, वो एनेक्स कर लिया था।
एनेक्स का मतलब क्या होता है? एनेक्स वर्ड का मतलब होता है कैप्चर। ठीक है, समझा? सबसे पहले पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हमने पढ़ा वाई आउटराइट वॉर, इसका मतलब क्या होता है? सीधा लड़ाई करके। ठीक है, ये समझ आया। सेकंड, वाई सब्सिडरी अलायंस, सेकंड इनका पार्ट था कि उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस बनाई। अब जो सब्सिडरी अलायंस बनाई थी, किसने बनाई थी? हमारे लॉर्ड वेलेसी। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेसी। अब जो एक लॉर्ड वेलेसी नाम के वहां के जनरल थे, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली, एक ऐसा एग्रीमेंट था, क्या? बाय सब्सिडरी अलायंस, एक ऐसा एग्रीमेंट था किसके बीच में? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके बीच में, और हमारे जो राज्यों के राजा होते थे उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट था। इसमें जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे वो राजाओं से, उनके स्टेट से कहते थे कि आप इस एग्रीमेंट पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, हमारी सब्सिडरी अलायंस से क्या हो जाए? ज्वाइंट हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, हम जुड़ गए तो आपको क्या मिलेगा? हम प्रोटेक्शन देंगे दूसरे राज्यों से और आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आपको कई सारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेगी कि हमें अपने आप को सुपीरियर मानना होगा, आपको ब्रिटिशर्स को सुपीरियर मानना होगा, हमारे जो सैनिक होंगे उनको अपने यहाँ रखना होगा, और उनका जो खाना पीना सब होगा, शेल्टर से होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और आप किसी बाहर की ताकतों से क्या नहीं कर पाओगे? देशों से संधि नहीं कर पाओगे, एग्रीमेंट नहीं कर पाओगे, और ट्रेड नहीं कर पाओगे बाहर पे। ठीक है, ऑल इंडियन स्टेट्स टू एंटर इनटू अलायंस विद द कंपनी, और कई सारी हमारे भारत की स्टेट थी जिसने क्या करा? एंटर करा हमारी कंपनी के साथ इस एग्रीमेंट पे। कुछ रूल्स थे, हैव टू एक्सपेक्ट ब्रिटिश सुपर पावर मानना पड़ेगा आपको ब्रिटिशर्स को। दे हैव टू सरेंडर फॉरेन रिलेशन, आपको फॉरेन रिलेशंस में किसी में नहीं जाना है। एंड वुड नॉट एंटर अलायंस, और आप किसी दूसरी अलायंस या किसी संधि में नहीं जा सकते। ठीक है, अब बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? तीसरा है, हमने पहला पढ़ा था आउटराइट वॉर, सीधे लड़ाई करके उन्होंने करा, फिर एक सब्सिडरी अलायंस बनाई। थर्ड आता है हमारा बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डेलोसी। अब एक जो नए जनरल आए वो उससे भी थोड़े और खराब निकले। उन्होंने क्या करा? जो लॉर्ड डेलोसी थे उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि एनी रूलर विदाउट अ हायर। इसमें क्या होता था कि जैसे आप, कोई हमारे देश का राजा है, उसका क्या नहीं है? कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब उसका कोई बच्चा नहीं है, राजकुमार नहीं है, खासकर कोई मेल चाइल्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको उनका किंगडम हमें देना पड़ेगा। कि अगर कोई राजा है, उसका बच्चा नहीं है, और राजा मर जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो अगर आपका बच्चा नहीं है, कोई मेल हायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो किंगडम हमारे नाम पे हो जाएगा, वो राज्य ब्रिटिशर्स कंपनी के पास चला जाएगा। एनी रूल ऑफ विदाउट अ हायर, किसी रूलर पे हायर नहीं है, हिज किंगडम वुड कम अंडर कंपनीज रूल, वो किसके अंडर में आ जाएगा? कंपनी रूल। देखा कितने वो वैसे थे तो क्या हुआ? तो उनका हायर नहीं था, तो आप उनका राज्य ले लोगे, तो उन्हें क्या लगा? ऐसा बहुत बुरा लगा वहां के राजाओं को। एग्जाम्पल है झांसी, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ऐसे कई सारे राज्य थे जो उन्होंने क्या करा था? कैप्चर करा था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, समझ आया आपको? लास्ट एक्सपेंशन पॉलिसी क्या आती है? आउट द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिड मिसरूल। अब ये तो सबसे हंसाने वाली और बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल माननी नहीं चाहिए थी लोगों को। जैसे वो क्या करते थे? दूसरे राज्यों में जाते थे, वहां के लोगों से ये कह के उनके राज्य ले लेते थे महाराजाओं से कि वहां के जो राजा हैं वो अच्छे से क्या नहीं कर रहे? मिसरूल कर रहे हैं, मतलब वहां पे अच्छे से काम नहीं कर रहे। अब ये क्या बात हुई? वो वहां पे अपने राज्य में कैसे ही काम करें, अच्छा करें बुरा करें, तो आप पे क्या हक बनता है उनका राज्य लेने का? तो उन्होंने क्या करा? एक ऐसी पॉलिसी निकाली, जो वहां पे कोई भी राजा मिसरूल करता था तो उससे क्या कर लेते थे? उसका राज्य कैप्चर कर लेते। लेकिन उन्होंने भी कोई राज्य कैप्चर करके अच्छा काम नहीं करा, स्टेट कैप्चर करके उन्होंने उनसे भी ज्यादा बुरे काम करे। ठीक है, देखो जैसे अवध वॉज एनेक्स्ड डिसगवर्न्ड इन 1857 बाय लॉर्ड डेलोसी। अवध को क्या कर लिया था? एनेक्स्ड कर लिया था। एनेक्स्ड मतलब कैप्चर दिस ग्राउंड इन 1857 सॉरी 1856। 1856 में क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डेलोसी के द्वारा कैप्चर कर लिया था। सबसे पहला जो नवाब आर्मी थी वॉज डिस्बैंडेड। सबसे पहले जो नवाब की आर्मी थी उनको क्या करा? डिस्बैंड करा, हटाया गया। बी ब्रिटिश टुक अवे द स्टेट्स ऑफ जमींदार, उनकी जमीनें खींच ली, वो सॉरी जमीनें क्या कर ली गई? कैप्चर कर ली गई। सी हाई लैंड टैक्स ऑन फूड, फूड पे क्या देना पड़ा आपको? बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ा, लैंड पे ज्यादा टैक्स देना पड़ा वहां के लोगों को। हाउस एंड फेरीज वॉज इम्पोज्ड, और जो आपके हाउस थे उनको क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया, उनको छीन लिया गया या उनको हटा दिया गया वहां से। ठीक है, देखा हमारे जो भारत था उनके साथ कितना भारतीय लोगों के साथ जुल्म करा गया, उनको एक्सपेंशन की हमने 4 पॉलिसी पढ़ ली। बाय आउटराइट वॉर, सीधे लड़ाई करके। दूसरा हमने पढ़ा सब्सिडरी अलायंस,
जिसमें क्या होता था, वो एक एग्रीमेंट होता था जिसमें वो एक संधि करते थे, जिसमें वो उनको प्रोटेक्शन देते थे एंड उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होती थी। थर्ड पढ़ा हमने बाय यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट का मतलब क्या होता था कि अगर किसी राजा का कोई मेल हायर नहीं होता, मतलब कोई उसका बच्चा नहीं होता, तो क्या करेगा, अपना किंगडम उसको देना पड़ता था एक ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लास्ट हमने पढ़ा था प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्ट मिसरूल। अगर कोई राजा मिसरूल अच्छा कर रहा है, मतलब मिसरूल कर रहा है, मतलब अपनी स्टेट में अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो किस के पास चली जाती थी, उनका राजा हमारे ब्रिटिशर्स के पास चला जाता। समझ गए? अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, खाली फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे जिसके अंदर 4 पॉलिसीज पढ़ी हमने। सेकंड क्या आता है, डिसरेस्पेक्ट सोन टू बहादुर शाह। जो बहादुर शाह थे उनके साथ करा डिसरेस्पेक्ट, उनके साथ बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करी, उनकी बेइज्जती करी गई थी, उनको अपमान करा गया था। किसका? बहादुर शाह जफर का। जो बहादुर शाह जफर थे उस टाइम के हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर थे, मतलब क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस राजा थे उस टाइम के। द नेम ऑफ द मुगल्स किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने ये करा कि उस टाइम जब वो बहुत बड़े राजा थे हमारे भारत के, तो उनके नाम के वो चलते थे कॉइन्स, उन पे उनका फेस बना रहता था बहादुर शाह जी का। तो उन्होंने क्या करा, उस कॉइन को हटा के एक अपना कंपनी का कॉइन लिया जिसमें उनके यहाँ का क्या बना था, एक फेस बना हुआ था। यही बोला है कि रिमूव कर दिया गया किंग का, जो मुगल किंग का कॉइन था, किससे? अपने कंपनी से। ठीक है। इन 1849 में लॉर्ड डेलहौसी ने अनाउंस करा दैट सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। अब जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, उनके जो सक्सेसर थे, आने वाले मुगल्स थे, उनके प्रिंसेस थे, बेटे थे, जो भी थे। अब आपने सुना होगा दिल्ली में हमारे क्या एक रेड फोर्ट है, मतलब लाल किला। अब लाल किला बनवाया किसने था? शाहजहां ने। तो जो लाल किला बनवाया गया था, तो उसमें क्या करते थे, जितने भी हमारे मुगल्स रहते थे, जितने भी मुगल्स हो गए, तो वो क्या करते थे, उसी को अपना एक राजमहल मान के वहां क्या रहते थे, वो लाल किले में रहते थे। हमारे उसमें अभी क्या करते हैं भारत में, अब उस पर हमारे 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करते हैं, मतलब फ्लैग होस्ट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, हर साल 15 अगस्त को उस पर क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। वहां पे क्या रहते थे, पहले मुगल्स रहते थे, अपना राजमहल, अपना राज्य समझ के उसमें ही रहते थे सारे मुगल्स। लेकिन उस टाइम पे क्या कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर को वहां से निकाल दिया गया था और उनको एक मतलब कुतुब मीनार के पास शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग, उसके देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, लॉर्ड डेलोसी के बारे में। जो लॉर्ड डेलोसी थे, उन्होंने आपने देखा कि क्या क्या करा था। अब उससे भी एक क्रूर, उससे भी एक बेकार इंसान कौन आया, लॉर्ड कैनिंग। अभी लॉर्ड कैनिंग कौन था, देखो इन्होंने 1856 में क्या करा, लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस करा आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह। जब बहादुर शाह की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जब वो मर चुके थे, उन्होंने ये बताया कि जो इनके इंपेरियल टाइटल्स होते थे, जैसे आपने सुना होगा अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2, या आपने सुना होगा बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, ऐसे कई सारे इंपेरियल टाइटल्स होते थे जो आपको विरासत में मिलते थे। तो उन्होंने क्या करा, जैसे बहादुर शाह जफर थे, उनके बेटे थे, उनसे ये कहा गया कि जो उनके प्रिंसेस थे उनको क्या नहीं मिलेगा, इंपेरियल टाइटल नहीं मिलेगा। इंपीरियल टाइटल मतलब बहादुर शाह जफर 1, बहादुर शाह जफर 2, ऐसे आपको टाइटल्स नहीं मिलेंगे। आप महाराजा नहीं कहलाओगे, आप खाली क्या कहलाओगे, प्रिंस कहलाओगे। मतलब आप एक राजकुमार तो कहलाओगे, लेकिन आप राजा नहीं कहलाओगे। ठीक है। हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल्स, कि वो उनके इंपीरियल टाइटल्स यूज नहीं कर सकते। विद देयर नेम्स एंड वुड नोन एज मेड प्रिंसेस, वो खाली क्या रहेंगे, एक प्रिंसेस की तरह रहेंगे। दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश हर्ट द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स। जितने भी मुस्लिम्स मुगल्स थे, उन्होंने इस जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी या डिसीजन था, उससे बहुत ज्यादा हर्ट हुए। कॉन्सिक्वेंटली जीनत महल द वाइफ ऑफ द बहादुर शाह जफर, एक जीनत महल नाम के हमारी लेडीज थी, उनको क्या थी, बहादुर शाह जफर, जो मैंने बहादुर शाह जफर देख रहे हैं, उनकी क्या थी, वाइफ थी। उनको क्या करता, उनके सामने उनकी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती करी गई थी, इंसल्ट करा गया था। जैसा आप देख पा रहे हो, हमारी जीनत महल है, जो उनकी वाइफ है बहादुर शाह जफर की, जो ब्रिटिशर से कैसे उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको साथ मतलब आप कह सकते हो हर्ट कर रहे हो उन्हें, कुछ भी तो उनके सामने कर रहे थे। ठीक है। बिगेन प्लॉटिंग द अगेंस्ट दैम, और उन्होंने फिर क्या करा, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट चालू करा। 1857 में इतना गुस्सा जब लोगों में आएगा तो क्या करेंगे, उनमें भावना जगी कि हम क्या करें, ब्रिटिशर्स को हटाएं। तो उनके अगेंस्ट में गए सारे लोग, जितने भी हमारे मुगल्स थे। आगे नेक्स्ट आता है हमारा एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब एब्सेंटीज ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश का मतलब क्या है, अब देखो
एक सोचने वाली बात है, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या रहते थे, कई लाखों मील दूर रहते थे हमसे, समुद्र का इस तरफ तो समुद्र पार रहते थे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन से वहां की सरकार बैठे बैठे क्या करती है, यहाँ पे राज करती है इतने बड़े इंडिया पे, किस पे, एक खाली ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब कठपुतलियों की तरह क्या करवाती है वो हमसे काम करवाती है, एक छोटी सी कंपनी को भेज रखा है, उनसे क्या करवाती है, पूरा रूल करवाती है, लेकिन वो खुद कहाँ है, वहां बैठी हुई है ब्रिटेन में। इसी का ही मतलब होता है एब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे है नहीं, वहां वो सॉरी ब्रिटेन में बैठ के काम कर रहे हैं, सारा हमसे रूल करवा रहे हैं वहीं से बैठ के सब, इसी को ही बोला गया एब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब कि एब्सेंटी सोवर्निटी मीन्स दैट इंडियन वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है, जो सोवर्निटी मतलब होता था, जो इंडिया के लोग हैं रूल कर रहे हैं मतलब भारत पे, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट वो कहाँ से कर रही है, इंग्लैंड से, एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। जो हमारी थाउजेंड्स ऑफ माइल कितनी दूर था, बहुत ज्यादा दूर था इंग्लैंड। दिस वॉज डिसलाइक द इंडियंस, द अर्लियर रूलर्स, जो भारत के लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। द अर्लियर रूलर्स जैसे हमारे मुगल्स थे, हु हैड कॉन्क्योर्ड इंडिया, जिन्होंने हमारे भारत पे कब्जा करा था, हैड कोर्स ऑफ टाइम सेटल इन इंडिया द रिवेन्यू दैट कलेक्टेड। अब ये देखो, जो हमारे मुगल्स राजा होते थे जिन्होंने भारत पे कब्जा करा था, क्या करते थे, लोगों से टैक्सेस लेते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट हमारे यहीं पे यूज करते थे, यहाँ पे कभी रोड बनवा दी, पंचायत बनवा दी, बिल्डिंग्स बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, वो सब क्या करते थे, जितना भी कुछ होता था वो सब अपने भारत में यूज करते थे। लेकिन कि ब्रिटेन ऐसा था कि मतलब हमारा इंग्लैंड ऐसा था, सॉरी ब्रिटेन, इंग्लैंड हमारा ऐसा था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जितना भी हमारा टैक्स रिवेन्यू जितना भी कलेक्ट करते थे, सब क्या करते थे, अपने इंग्लैंड ले जाते थे, ब्रिटिशर्स अपने यहाँ ले जाते थे, और वहां पे क्या करते थे, इंडस्ट्रीज बनाते थे, अपने यहाँ पे यूज करते थे। भारत में वो क्या करते थे, उस टैक्स का 1% भी यूज नहीं करते थे। ठीक है, द रेवेन्यू दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियंस वर स्पेंट इन इंडियन ओनली, वो क्या करते थे, पहले के राजा हमारे इंडिया में यूज करते थे। बट द केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के केस में देखा जाए, द इंडियन डेट वर बीइंग रूल्ड बाय फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंडियंस को कैसे रूल करते थे, इंग्लैंड से करते थे, और जो इंडिया की वेल्थ थी वो कहाँ पे ड्रेन हो रही थी, सारी इंग्लैंड में जा रही थी, जो यूटिलाइज हो रही थी खाली उनके वेलफेयर में, हमारे वेलफेयर में वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे थे। समझ आया? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब के साथ क्या उन्होंने व्यवहार करा दिया, ट्रीटमेंट दिया, इन्हें पढ़ते हैं। नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। नाना साहेब क्या थे, बाजीराव सेकंड के एक अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, इज द लास्ट पेशवा, जो बाजीराव सेकंड थे क्या थे, लास्ट पेशवा थे। अब आप कहोगे सर पेशवा कौन होते हैं, पेशवा जैसे मराठास होते हैं ना, मराठास के जो किंग होते थे, तो किंग से भी एक बड़ी पोस्ट होती थी, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनके यहाँ के उनको क्या बोलते थे, पेशवा बोलते थे। मतलब किंग से भी एक बड़ी पोस्ट होती थी वहां पे, जिसके हम मराठा के प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, उसको बोलते थे हम पेशवा। ठीक है, समझ गए। लास्ट पेशवा कौन थे उस टाइम पे, बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन टू वेयर पेइंग टू बाजीराव सेकंड। अब वो जो बाजीराव सेकंड को क्या देते थे, पेंशन देते थे, प्रोवाइड कराते थे। अब उन्होंने उनके बाद नाना साहेब को देने को मना कर दिया। ठीक है, नाना साहेब वॉज फोर्स टू लीव एट कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली इन पूना। अब जो उनका घर था पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में जो उनका घर था, वहां से उनको क्या कर दिया, निकाल दिया गया। उनकी जायदाद से, उनके जहाँ हैंड सैंड सब था, जहाँ उनका लिवलीहुड था, वहां से उनको निकाल के कहाँ पे पहुंचा दिया, कानपुर में पहुंचा दिया, मतलब हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया था। उसके बाद जब वो कानपुर पहुंच गए थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, वहां पे जाके वो शांत नहीं बैठे थे, उन्होंने कई सारे देशों के राज्यों के राजाओं को इकट्ठा करा, उन्हें बताया पॉलिसी, ब्रिटिश की पॉलिसी एक्सपेंशन के बारे में बताया, सारी पॉलिसीज को समझाया, और उन्होंने एक विद्रोह स्टार्ट करा, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो और भी सारे देशों में गए, लखनऊ दिल्ली से होते हुए उन्होंने कई सारे राजाओं को इकट्ठा करा। ठीक है, ये क्या थे, हमारे सारे पॉलिटिकल कॉजेस थे, राजनीतिक से जुड़े हुए हमारे कॉजेस। ठीक है, अब हमारा आ चुका है सोशल रिलीजियन कॉजेस। अब कौन सा पढ़ने वाले हम, सोशल रिलीजियस कॉजेस। अब ये सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या है देखते हैं। तो सोशल रिलीजियस कॉजेस में हमें बोला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंटरफेस इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया टू द वाइड स्प्रेड अमंग द मासेस। अब जो हमारे
सामाजिक हो गए कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यों से, तो उससे क्या करते थे वो अपनी टांग अड़ाने लगे ब्रिटिशर। अब हमारे देश में कई सारे धर्म है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे भारतीय लोग हैं, हिंदू धर्म है, तो हम किसी भारत में किसी भी धर्म में हम क्या नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। तो हमने यही कहा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, आते ही इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, अपनी टांग अड़ाना स्टार्ट कर दिया हमारे सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्यों में। अब सॉरी, तो ये तो अच्छा नहीं था। तो क्या करा उन्होंने, सबसे पहले बात करते हैं द इंटरफेरेंस विद द सोशल कंस्ट्रेंट्स। अब इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला। अब धार्मिक भावनाओं के साथ कैसे खेला, इन्होंने कई सारी ऐसे एक्ट पास करे उन्होंने, उसकी वजह से जो इंडियंस लोग थे उनको बहुत ज़्यादा, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, उनकी जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी, उन पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। अब देखिए, इन्होंने कई सारे एक्ट पास करे, जो देखो, अब ये कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, ऐसी प्रथाएं थी जो भारत की आज के समय में आपको क्या लगती है, बुरी लगती है, बट उस समय के लोगों के लिए वो क्या थी, सही थी, उनको यही मानते आते थे। और अगर वो उन्हें हटाया गया था, वो क्या करा था, उन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो हटी अच्छे के लिए थी। अब देखिए कौन सी थी, जैसे एक हमारी कौन सी थी, एबोलिशन ऑफ सती 1829। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1829 में एक एक्ट पास करा, एबोलिशन ऑफ सती। अब एबोलिशन ऑफ सती क्या होता था, सती मतलब ये होता था जो पहले के समय में जिनके हस्बैंड की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, अगर वो किसी भी कारणवश क्या हो जाते थे, उनके वो मर जाते थे, तो क्या होता था, जब उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता था, उनका अंतिम संस्कार करा जाता था, तो उनकी जो वाइफ होती थी, उनकी पत्नी होती थी, उनको क्या कर दिया जाता था, उनको जिंदा उस लाश पे उस पर बिठा दिया जाता था, लिटा के उनको भी उसी आग में जला दिया जाता था। अब ये तो बहुत ज़्यादा अजीब होता था, जैसे आप इस डायग्राम में देख पाते कि जो उसमें पूरा आग पे उन्हें लिटा दिया जाता था, और उनको फिर जैसे वो जल जाते थे उनको एक टाइटल मिल जाता था, सती मैया, और उनकी वॉरशिप होती थी, पूजा करी जाती थी। तो जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक एक्ट पास करा, एबोलिशन ऑफ सती 1829। तो उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट उन्होंने एक एक्ट पास करा, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, विडो रीमैरिज, कि पहले के समय में क्या होता था, जो विडोज होती थी, मतलब जो जिनके हस्बैंड मर चुके हैं या कुछ भी हो चुका है, तो वो क्या है, अब शादीशुदा नहीं है, तो उनको शादी दोबारा करने का हक नहीं था, वो दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकती थी। लेकिन जब ये विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, तो क्या हुआ, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रीमैरिज कर सकते हो। अब इससे भारतीय जो लोग थे उनको क्या हुआ, उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा, सोशल कस्टम्स को हर्ट हुआ, और उन्हें विद्रोह देखना पड़ा। किसको, हमारे अंग्रेजों को। उन्होंने एक चीज और करी, ओपनिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वर नॉट वेलकम बाय द मासेस। अब ये हमारे भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं करा था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं किसको, हमारे गर्ल्स के लिए। जो हमारी गर्ल्स थी उनको क्या दे रहे थे, वो एक वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है। अब देखो, जो वेस्टर्न एजुकेशन लाए थे ना, ये अपने फायदे के लिए लाए थे, ये इस फायदे के लिए नहीं लाए थे कि हमारे देश में क्या हो सके, लिटरेचर प्रमोट हो सके, कोई सोशल मतलब साइंस प्रमोट हो सके, या हमारे यहाँ एजुकेशन प्रमोट हो सके। वो अपने फायदे, अपने मोटिव के लिए लाए थे कि अब जब ये लोग हमारे लिए काम करेंगे तो इंग्लिश में पूछ सकें, इसलिए क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन देनी ने जरूरी है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, एप्रेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। वो कई सारे मॉडर्न इनोवेशंस करी उन्होंने। अब देखते हैं कौन सी मॉडर्न इनोवेशंस करी। वो कई सारे टेलीग्राफ्स के उन्होंने हमारे देश में हर जगहों पे, हर चौराहे पे क्या करा था, उन्होंने पोल्स लगाए थे, खंबे लगाए थे टेलीग्राफ्स के, और रेलवेज करा था। अब देखो, एक र्यूमर फैला था, मतलब एक अफवाह थी कि जो उन्होंने टेलीग्राफ्स के पोल्स लगाए वो क्या करेंगे, अगर हम ब्रिटिश रूल को नहीं मानेंगे, अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, वहां पे क्या कर दिया जाएगा, उनको लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, हैंग कर दिया जाएगा। तो एक रूमर फैला हुआ था, ठीक है, हैंग कर दिया जाएगा उनको अगेंस्ट, अगर वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जाएंगे टेलीग्राफ के पोल्स पे। ऐसी एक रेलवे, उन्होंने सारे में रेलवे की पटरियां बिछाई थी कि रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय पे। तो उसमें क्या होता था, हमारे देश में पहले क्या माना जाता था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत ज्यादा क्या था, अंतर था। वो अपने आप में अपर कास्ट मानते थे, लोअर कास्ट को वो एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जैसे अब एक रेलवे का इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे इनोवेशन हुआ रेलवे का, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी लोअर कास्ट होती थी, अपर कास्ट होती थी, एक साथ टिकट लेके खरीदते थे, और आपस में क्या करते थे, वो साइड बाय साइड उन्हें बैठना पड़ता था कि आपके साइड में क्या बैठा है, लोअर क्लास वाला बैठा है, और आपके साइड में अपर क्लास वाला बैठा है, जिससे लोगों की क्या होती थी, कस्टम्स पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती थी, और उनपे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा लोगों पे कि हम क्या कर रहे हैं, हमको साथ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नॉट रेलवे कंपार्टमेंट हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट वर मेड टू सिट बाय सीट।
दे बिलीव दैट द ब्रिटिश लैंड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिस डिफी द कॉजेस ऑफ रिलेशन, और उन्होंने उनकी भावना के साथ खेला, लोग हमारे इंडियंस लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या दे रखा है हमें, पॉलिसी ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब उन्होंने क्या करा हमारे साथ, जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे भारतीय लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने लगे। कैसे? द ब्रिटिश ऑफिसर्स पर रूड एंड एरोगेंट, वो क्या थे, बहुत ज्यादा रूड थे, मतलब बड़े कठोर थे, एरोगेंट थे, बहुत ज्यादा बदतमीज टूवर्ड्स द इंडियंस। वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी, थोड़ा बहुत ज्यादा क्रूरता से किसको देखते थे, इंडियंस को देखते थे, बहुत ज्यादा उनको पनिशमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती थी अगर वो कुछ भी कर देते थे तो। दे बिलीव दैट द दे वर सुपीरियर टू इंडियंस, वो अपने आप में ये मानते थे कि हम इंडियन से क्या है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, हम पे बहुत ज्यादा पावर है। और वो डर्ड मुस्लिम्स एज अ क्रूल एंड अनफेथफुल, और वो मुस्लिम्स को ये कहते थे, जितने हमारे मुगल्स मुस्लिम्स राजा होते थे, ये बहुत ज्यादा क्या है, क्रूल हैं, कठोर हैं, और उन पर हम क्या नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इलस्ट्रेटेड इंसल्टेड इंडियन, जो हमारे यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे वो इंडियंस के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इंसल्टेड फील, उन्हें फील करवाते थे, उनको इंसल्ट कर देते। कई सारी डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज थी। उस समय के जो हमारे होटल होते थे ना, उनके पास एक, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, उस टाइम के जो इंडियंस के साथ वो कैसा करते थे, देखो वो क्या करते थे, वो अपने होटलों के बाहर ऐसा लिखते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब देखो ऐसा क्या लिखा उन्होंने, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उसकी वजह से जो भारतीय लोग थे उनको क्या हुआ, उनके मन में बहुत ज्यादा क्रोध की भावना, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर आपके समय, आज के समय में कोई ऐसा लिख दे तो आप क्या करोगे, गुस्सा तो आएगा ही आपको, ठीक है। एंड वो क्या करते थे, इस टाइम पे ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी कि आप अगर वो क्या करते थे, थूक दिया उन्होंने तो उसे कहते थे भारतीय लोगों से कि आप उसे क्या करो, चाटो। ऐसी कई सारी पनिशमेंट्स दी जाती थी जिससे हमारे दिल को बहुत ज्यादा ठोस पहुंचती थी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस नहीं है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, जिस वजह से हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को करना पड़ा। हमें पहली देश की आज़ादी की जो हमारी लड़ाई थी, हमको उसको लड़ना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सच एक्ट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अलाइटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेज, और उन्हें कई सारे हमारे भारतीय लोगों का सामना करना पड़ा। अब आता है हमारा एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। अब एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ मिशनरीज का मतलब ये होता है कि उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने देख लिया कि हम धीरे धीरे अब क्या कर पा रहे हैं, लैंड कैप्चर कर पा रहे हैं, धीरे धीरे वो हमारी जमीन पे कब्जा तो कर पा रहे हैं, बट अब उन्होंने देखा कि अब हमें क्या करना है, धर्म परिवर्तन करना है। अब वो क्या करने लगे, धीरे धीरे अपने भारत में हमारे वो क्या करने लगे, छोटी छोटी स्टेट्स में जाके, ट्राइबल ग्रुप्स के पास जाके, तो छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे उनके पास क्या जाते थे, उनके पास जाके कहते थे कि आप हमारे क्या हो जाओ, क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफर हो जाओ, आप धर्म परिवर्तन करके आप क्या बन जाओ, ब्रिटिशर्स बन जाओ, और हम आपको कई सारे फायदे देंगे, हम आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको फूड टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको कई सारी सैलरी, जॉब्स, ऐसा कई सारे फायदे उन्हें पहुंचा के उनसे कहने लगे कि आप क्रिश्चियनिटी में क्या कर लो, अपने आपको ट्रांसफर कर लो। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश एटीट्यूड था वो क्या हुआ, चेंज होने लगा धीरे धीरे। द ब्रिटिश बिगिन टू इंटरफेस विद द लोकल रिलीजियस, जो है लोकल रिलीजियस लोग होते थे, सोशल कस्टम लोगों की भावनाओं के साथ करने लगे, धार्मिक भावनाओं के साथ। दे डिनर्ड द वर्शिप द आई लोकल बेनिफिट एंड इरोगेंस। अब इन्होंने बिल्कुल सारे अच्छे से इग्नोरेंस दिखाया कि इग्नोर कर दिया भारतीय लोगों को, उनकी धार्मिक, उनकी सामाजिक भावनाओं को क्या कर दिया, बिल्कुल इग्नोर करके क्या करने लगे। आफ्टर 1813 के बाद देयर वाज अ इंक्रीज बोथ इन द नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। इनकी कई सारी एक्टिविटीज बढ़ गई, कौन सी, क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब उनको धर्म परिवर्तन कराने लगे, किसमें, क्रिश्चियंस में। द इंडियन टॉट, वो इंडियन से कहते थे कि जो दैट द गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। कब, जब आप मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, जो अपने आप को किस में बदल लेगा, क्रिश्चियनिटी में बदल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब आपको क्या होने लगा, फियर होने लगा, डर लगने लगा, किसके खिलाफ, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ आपको लगने लगा डर। अब देखिए वेस्टर्न एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको ये बताया गया है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन लाए किस लिए थे, वो लाए इसलिए थे कि वो जिससे क्या हो सके, प्रमोट कर सकें वेस्टर्न एजुकेशन को, और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनसे क्या करा सकें, इंग्लिश बोल के काम करवा सकें। और इनका एक मेन मकसद ये था कि उनको हम बचपन से क्या पढ़ाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, और हम उनका धीरे धीरे क्या कर देंगे, क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन कर देंगे। दे सो इन इट एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक और हिंदू स्टडीज। उन्होंने क्या करा, जो इस्लामिक स्टडीज, जो हमारी हिंदुओं की स्टडी होती थी, उनको क्या करा, डिस्करेज करा। लाइक
अब आपने देखा होगा जो हिंदूज होते थे पहले कहाँ जाते थे, जितने भी हमारे गुरुकुल्स होते हैं उसमें पढ़ने जाते थे। अब जो गुरुकुल्स होते थे और जो हमारे मुस्लिम बच्चे होते थे वो किस में जाते थे, अपने मस्जिदों में जो मौलवी होते हैं तो उनको पढ़ाते थे। उन्होंने क्या करा, गुरुकुल जितनी मौलवी उन सबको हटा के क्या कर दिया, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन ला दी कि आप इसमें पढ़ो। तो उसमें पढ़वा के वो क्या करते थे, धीरे धीरे बच्चों को क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी में डेवलप कर देते, कन्वर्ट कर देते थे, और अपने धर्म को, अपने एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। ठीक है। पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग, लोगों ने सस्पेक्ट करना स्टार्ट करा कि उनका एम क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट प्रमोट, वो किसी लिटरेचर साइंस को प्रमोट करने नहीं आए थे, बट तो एंकरेज, वो एंकरेज करने आए थे चिल्ड्रन को कि वो क्या बन जाए, क्रिश्चियंस बन जाए। ठीक है। लास्ट हमारा अगला स्टार्ट क्या हो चुका है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ लिए, सोशल इकोनॉमिक, सोशल हमारे कॉजेस पढ़े। लास्ट हम इसमें देखने वाले हैं इकोनॉमिक कॉजेस। आज के पार्ट में हम इकोनॉमिक कॉजेस तक कवर करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपना चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है। उसमें हम और भी बारे में जानेंगे, जो हमने इमीडिएट कॉज हैं, कई सारे और भी कॉजेस हैं और हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, हम उसे अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो क्लास 10th ICSE में, उनके लिए वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये बिल्कुल नोट्स की तरह है, जिसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ठीक है। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, हमारे एक्सप्लॉयटेशन करी, मतलब हमारे बर्बाद कर दिए जितनी भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स था। कैसे, जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स, जैसे हमारी सिल्क हो गया, हमारे इंडिगो की खेती करते थे हमारे यहाँ कई सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो क्या करते थे, ब्रिटेन को क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। लाइक जैसे एग्रीकल्चर, इंडियन वॉज मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी वो आपको किसको सर्व कर रही थी, हमारे इंग्लैंड को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही थी। इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट, इंडिया को जबरदस्ती फोर्स करा गया कि वो एक्सपोर्ट करें अपना एट अ चीपर रेट। किस पे, चीपर रेट पे वहां पे जाता था, और यहाँ पे क्या आता था, वो महंगा होके आता था सामान। रॉ मटेरियल जैसे रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को नीड टू अर्जेंटली, जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज होती थी जिनको अर्जेंटली नीड होती थी, वो क्या करते थे, भारत से मंगवाते थे सारा। प्लांटेशन जैसे इंडिगो टी की जो प्लांटेशन होती थी वो सारी एक्सपोर्ट कराई जाती थी। फूड ग्रेन्स विद शॉर्ट सप्लाई इन ब्रिटेन में शॉर्ट सप्लाई रहती थी, उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे, भारत से एक्सपोर्ट कराते थे। अब जितने भी हमारे भारत से एक्सपोर्ट कराते थे उससे क्या होता था, हमारे भारत में कमी हो जाती थी और ब्रिटेन में क्या हो जाती थी, फुलफिलमेंट हो जाती थी, और वो यहाँ से तो चीपर रेट में ले जाते थे, बट वो जब वहाँ से सेंड करते थे हैंड में मशीनरी मेड गुड्स इंडस्ट्री से बनाकर क्या करते थे, महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड। अब जो इंडिया था उसको क्या एक्सेप्ट करना पड़ता था, रेडीमेड ब्रिटिश गुड, बिकॉज क्योंकि वो आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटीज रेट, वेयर इंडियन प्रोडक्ट्स वर सब्जेक्टेड टू हाई इंपोर्ट ड्यूटीज इन इंग्लैंड। जब वो भारत से किस में जाते थे, मतलब इंग्लैंड में जाते थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी मतलब टैक्सेस लगाया जाता था। बट लेकिन जब वो हमारे इंडिया में आते थे उन पर क्या होता था, फ्री में आते थे वो सारे, इन पर ना कोई एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना वो कुछ होता था। भारत से तो उन्होंने क्या ले लिया, पैसे ले लिए टैक्सेस या ड्यूटीज के नाम पे, बट लेकिन जब वो उल्टा आता था ना हमसे, वो क्या करते थे, फ्री में लाते थे वो सब। ठीक है। द इंडियन हैंडमेड गुड्स वर अनेबल टू कम्पीट विद द चीपर मशीनरी मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, जो भारतीय लोग होते थे उनको सिल्क की, आपने सुना होगा बनारस की सिल्क की साड़ी, कई सारी कलमकरी, वो कई सारी ड्राइंग्स होती हैं, इसको हमें क्या करना पड़ता था, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी उनमें बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, उसकी वजह से वो क्या होते थे, कुछ प्रोडक्ट्स महंगे होते थे। उस समय के जो राजा महारानियाँ होते थे तो वो क्या करते थे, उन हैंडमेड जो हमारे होते थे प्रोडक्ट्स को बाय करते थे, खरीदते थे कारीगरों से, और उसको क्या करते थे, परचेस कर देते। बट अब ये सारा सिल्क और ये सब कहाँ से जा रहा था, हमारा ब्रिटेन जा रहा था, वहाँ से बहुत ज़्यादा चीपर होके आता था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री थी, मशीनरी गुड्स थे सारे, बहुत जल्दी बनते थे, और ज़्यादा क्या होता था, धीरे धीरे वो क्या बनने लगे, हमारे लो होने लगे प्राइसेस, और क्या हुआ, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे बहुत ज़्यादा महंगे होने लगे। इसलिए जो इंडियन लोग थे उनकी मजबूरी बनी कि वो क्या करना पड़ा, उन्हें ब्रिटिशर्स के गुड को खरीदना पड़ा, क्योंकि वो क्या होते थे, चीपर होते थे एज कंपेरिजन टू इंडियन गुड्स। ठीक है। दिस ruin to Indian industry deprived artisans of their income, reduced the revenues employment for labor। अब उसकी वजह से जो हमारे इंडियन कारीगर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, डिप्राइव द आर्टिसियंस देयर इनकम, उनको आर्टिसियंस की जो क्या थी, इनकम कम होगी, जो कारीगर थे
रिड्यूस रेवेन्यू, उनका रेवेन्यू कम हो गया, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लेबर कम हो गई। जब काम ही नहीं होगा तो हम काम किससे करवाएंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारी वेल्थ को क्या कर दिया उन्होंने, ड्रेन कर दिया, मतलब हमारी ड्रेन वेल्थ को खत्म कर दिया। आफ्टर द कॉन्कर ऑफ बंगाल, जब इन्होंने बंगाल को कब्जे में कर लिया, द ब्रिटिश स्टॉप गेटिंग गोल्ड इनटू इंडियन। उन्होंने क्या करा, हमारे देश से सोना लेने लग गए। दे बिगेन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। वो कैसे परचेज करने लग गए, हमारे रॉ मटेरियल को इंग्लैंड के लिए परचेज करने लग गए। एंड इंग्लैंड फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल प्रॉफिट्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड। वो क्या करते थे, ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड करते थे, मतलब यहाँ से तो फ्री में भेजते, वहाँ से फ्री में मंगाते थे, और यहाँ से क्या करते थे, ब्रिटेन जब बाहर से गुड्स मंगाता था यहाँ से टैक्स लेता था बहुत ज़्यादा। द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, सारी हमारी वेल्थ को कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, तो इंडिया से इंग्लैंड में ट्रांसफर कर रहे थे। फॉर विच इंडिया गॉट नॉट प्रमोटेड इकोनॉमिक रिटर्न, जिससे हमें क्या नहीं मिल रहा था, इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम पे ना कोई एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे, हम ना कोई उनसे टैक्स ले रहे थे। इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, की हमारी सारी जो वेल्थ थी वो क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, सारी डूब रही थी, ठीक है। डिके ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो क्या हो रही थी, सारी खराब या एक्सप्लॉइड हो रही थी। सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब कहाँ जाता है, इंग्लैंड ट्रांसफर हो रहा था। तो यहाँ पे क्या पड़ रही थी, उसकी कमी पड़ रही थी, और कमी पड़ रही थी तो लोगों पे बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे। उसकी वजह से जितने भी हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उनको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा था। हैवी ड्यूटीज इंडियन सिल्क, वो हैवी ड्यूटीज लेते थे किस पे, इंडियन सिल्क पे, कॉटन टेक्सटाइल्स पे, जो ब्रिटेन बना रहा था। और जो वहाँ की ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे बनती थी सारी, और सस्ती बनती थी, और डिस्ट्रॉय हुई इससे की वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री। द मिसेरी ऑफ द आर्टिसन वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ देयर ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स एंड बाय द प्रिंसेस कैप्टन्स एंड जमींदार एडमायर एस्टेंट। और जो हमारे जमींदार होते थे या प्रिंसेस होते थे, राजा और रानियाँ होते थे, वही सब क्या करते थे, प्रोडक्ट्स खरीदते थे जो हमारे हैंडमेड क्राफ्ट्स होते थे हमारे कारीगर से। अब वो कारीगर क्या करते थे, अब वो गुड्स बना ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितना भी सब ये सारा रॉ मटेरियल था कहाँ ट्रांसफर हो रहा था, हमारे ब्रिटेन में। उसकी वजह से इनको क्या होना पड़ा, जो हैंडीक्राफ्ट थे, हमारे आर्टिसंस थे, कारीगर थे, उन सबको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और लॉसेस को फेस करना पड़ा। अब क्या आता है हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंटी। अब ये क्या होता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंटी, इसका मतलब क्या है, द पीजेंटी बोर द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस टू प्रोवाइड मनी फॉर ट्रेड ऑफ द कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। अब इन्होंने क्या करा, अब धीरे धीरे जो हमारे हैवी बर्डन करने लगे, टैक्सेस प्रोवाइड कराते थे किससे, मनी फॉर द ट्रेड ऑफ द कंपनी। जो कंपनी ट्रेड करती थी उससे क्या करती थी, वो टैक्सेस बहुत सारे इकट्ठे कर देती। द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे होते थे, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, जो वॉर होता था, जब मतलब ब्रिटिश जो वॉर करती थी, युद्ध लड़ती थी अपने आप को एक्सपेंड करने में इंडिया में, जो उसमें सारे खर्चे आते थे। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू फोर्स मैनी पीजेंट इनटू इंडेप्टनेस इनटू सेलिंग देयर लैंड। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जमीनें बेची जमींदारों की, फोर्सली उनको क्या करा, उनको कहा कि अपनी जमीनें बेचो, डेप्ट लो। जमींदार से रिप्लेस बाय मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स, जो हमारे इंडियन जमींदार होते थे उनको बदल दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, मर्चेंट से और मनी लैंडर से, इनमें बदल दिया। उसके बाद दीज आर न्यू लैंडलॉर्ड्स, नो कंसर्न ऑफ दिस पीजेंट, दे परस्यूड द वेरी हाई लेवल्स ऑफ रिमूव देयर टेनेंट्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। उस टाइम क्या होता था, जो जमींदार होते थे हमारे भारत के बहुत ज़्यादा क्या होते थे, दयालु होते थे। जो किसान होते थे, अगर बाढ़ आगे कुछ भी, अगर उनकी क्रॉप फेलियर होता है तो क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन जो हमारे मनी लैंडर्स और बाद में टीनेंट्स आए, उन्होंने क्या करा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे, कि उन्हें उससे मतलब नहीं था। वो क्या करते थे, टैक्सेस लेते थे और बहुत ज़्यादा लेते थे, हाई टैक्सेस। पिछली बार से क्या करते थे, हाई टैक्सेस लेते थे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था, जो टैक्सेस को नहीं देता था, नॉन पेमेंट की, ठीक है। तो उस टाइम के जो हमारे मनी लैंडर्स थे वो सब क्या थे, बहुत ज़्यादा क्रूर थे। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि व्हेन द नेटिव स्टेट्स वर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश डोमिनेंट,
जब हमारे कैप्चर कर ली गई सारी स्टेट्स ब्रिटिशर्स के थ्रू, हमारा ब्रिटिश डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मतलब ब्रिटिश जो लोग थे हर जगह बहुत ज़्यादा दिखने लगे, हमारे हर जगह काम की जगहों पे। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको कई सारे सोल्जर्स एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिलेंगे जो भारतों के लिए, भारतीय लोग इतने सारे, जो हमारी बड़ी कंट्री थी, अब आप देखोगे बहुत सारी बेरोजगार होने लगी। तो अब उनके लिए दो ही काम बचे थे, या तो आप हमारे सोल्जर्स बन जाओ, मतलब आप सैनिक की भर्ती ले लो, या आप ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेटिव, या आप छोटे मोटे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम हो जाए, बाबू हो गया, साइन करने के लिए हो गए, या ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, सेल्स में क्या कर लो आप, वो काम कर लो। मिलिट्री एंड जुडिशियल पोस्ट बिकम अनएम्प्लॉयड बिकॉज उसमें क्या होते थे, जितने भी सारे ब्रिटिशर्स होते थे वो सारे उसमें आ जाते थे। जितने भी हमारी अपर पोस्ट या हमारी हाई पोस्ट होती थी वो सब किसके लिए थी, हमारे ब्रिटिशर्स के लिए। एंड एक्सक्लूडेड इंडियन फ्रॉम हाइगर पोस्ट, जो हमारी हाई पोस्ट होती थी उनसे भारतीय लोगों को क्या रखा जाता था, दूर रखा जाता था। एंड ऑल दिस पीपल बिकेम बिटर एनिमीज एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, और ये सारे लोग क्या बन गए, धीरे धीरे हमारे भारतीय लोगों के दुश्मन बनते चले गए। ठीक है, अब क्या हमारा सिक्स इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। अब इन्होंने क्या करा, इंडिगो कल्टीवेशन जो हमारी थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा हमारे देश में। क्या करा इन्होंने, अब इंडिगो पहले समझिए इंडिगो होती क्या है। इंडिगो आपने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ घर में सब क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें क्या करती हैं, यूज़ करती हैं उसको सफ़ेद करने के लिए और ज़्यादा ब्राइट कराने के लिए। तो भारतीय लोगों की जो मतलब हमारी ज़मीन थी उस पर क्या कराते, तो इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे, इंडिगो की क्या कराते थे, खेती कराते थे, फोर्सली कराते थे। क्योंकि अगर जब हम इंडिगो की खेती करते हैं ना, तो उस समय ज़मीन खराब होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉइल को कंज्यूम कर लेती है, बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल सॉइल फर्टिलिटी खराब कर देती है, मिट्टी की हेल्थ पूरी खराब हो जाती है। और आपने जहाँ पे इंडिगो की खेती करी, आप उसको दोबारा यूज़ में सॉइल को नहीं ले सकते। और ये सारी इंडिगो को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, ब्रिटेन में ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे ज़रूरत होती थी इसकी। तो उन्होंने क्या करा, फोर्सली यहाँ पे क्या कराई, उसकी खेती करवाई। इंडिगो ट्रेड वॉज हाईली प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो इंडिगो की ट्रेड होती थी बहुत ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल होती थी, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। बट द कंडीशन अंडर विच द पीजेंट हैड टू वर्क वेयर इनह्यूमन, द पीजेंट वर फोर्स टू कल्टिवेट, जो पीजेंट होते थे उनको फोर्सली कल्टिवेट करा गया इंडिगो की खेती करने के लिए अपनी फील्ड्स में, चूजन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। और जो ब्रिटिशर्स थे वही यही चूज करते थे कि हमें यहाँ पे कौन सी खेती करनी है। ठीक है, देखा, उनकी मर्जी से भी हमें खेती करनी पड़ेगी, हमने क्या क्या हमें करना पड़ा उनकी वजह से। अब हमारा डिक्लाइन ऑफ लैंडेड आर्स्टिक्रोसी। अब डिक्लाइन ऑफ लैंडेड आर्स्टिक्रोसी का मतलब क्या है, अब ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हमारे जितने भी हमारे 20,000 ई स्टेट्स थे, मतलब जितनी भी हमारी 20,000 ज़मीनें थी, लैंड था, उन्होंने क्या करा, उनके लैंड लॉर्ड के पास गए, उनसे कहा कि आप अपने इन लैंड्स के क्या दिखाओ, हमें प्रॉपर पेपर्स दिखाओ। आपने जब ये लैंड लिया होगा तो क्या लिया होगा, उनका एक प्रूफ तो होगा कि आपका लैंड है, आप पे कोई पेपर होगा इसका। तो उस टाइम पे जो क्या होते थे, राजा महाराजा क्या कह देते थे कि हमारे क्या है, लैंड लॉर्ड है। पहले ओरल एग्रीमेंट चलता था कि आपने बोल दिया ये वहाँ का लैंड लॉर्ड हो गया, आपने बोल दिया कि वहाँ का हो गया, ये लैंड उसका हो गया। तो पहले रिटर्न फॉर्म्स बहुत कम होती थी, उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास गए, क्योंकि उन पर कोई रिटर्न फॉर्म होती नहीं थी। तो उनके क्या करे, जितने भी हमारे लैंड थे ऐसे जो हमारे ओरल रिटर्न पे, ओरल एग्रीमेंट पे, तो उन्होंने क्या करा, सारे एग्रीमेंट्स को देखते हुए, ओरल एग्रीमेंट को उन्होंने क्या करा, सारे लैंड को अपने कब्जे में कर लिया। वो कितने थे, टोटल 20,000 लैंड ऐसा था, इन्होंने जो क्या कर लिया, हिस्सों को अपने पास कर लिया, क्योंकि उन पर कोई प्रूफ नहीं था लैंडलॉर्ड्स पे। और इन्होंने इस पॉलिसी का नाम पता क्या रखा था, इनाम कमीशन 1852 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सब ऐसा करा था। इसमें कोई इन्होंने इनाम नहीं दिया था, इस कमीशन का नाम क्या था, इनाम कमीशन 1852, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने 20,000 ई स्टेट्स को कैप्चर कर लिया था। मैंने लैंडलॉर्ड, क्योंकि उन पर फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं था, लाइक टाइटल डीड्स विच दे इन इंडियन हेल्ड द लैंड, इन्होंने के इंडिया के लैंड को हेल्ड कर रखा है, ले रखा है, ऐसा कोई एग्रीमेंट उन पे नहीं था। अब जो हमारे मिलिट्री कॉजेज हैं उनको देखते हैं। देखो, अब बात करते हैं हमारे कुछ मिलिट्री कॉजेज। अब तक हमने सोशल कॉजेज पढ़े, ठीक है, ये सारे क्या थे, मैं सॉरी, सोशल कॉजेज के बाद हमने इकोनॉमिक कॉजेज पढ़े। अब हमारे क्या आ चुके हैं, हमारे मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री से जुड़े हुए हमारे कॉजेज क्या हैं, बात करते हैं। सबसे पहला, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के साथ क्या करा उन्होंने, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करा। कैसे, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रिटिश एम्पायर खड़ा करा, किसने, हमारे भारत में, विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर्स के अकॉर्डिंग, इंडियन सोल्जर से कहते थे आप इस देश के राजा, इंडिया के राजाओं से ही लड़ो, और वो क्या करते थे, वो लड़के उनको स्टेट दिलवा देते थे। लेकिन जब ये सब करने के बाद भी वो क्या करते थे, इंडियन लोग जो सैनिक होते थे, सिपाही होते थे,
वो क्या करते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट द इंडियन सोल्जर वर एज एफिशिएंट एज देयर ब्रिटिश काउंटरपैंट्स, दे वर पुअरली पेड, इल फील्ड एंड बैडली हाउस। और वो क्या करते थे, हमारे भारतीय सैनिकों को कम सैलरी देते थे, अच्छा खाना नहीं देते थे, और रहने के लिए जगह नहीं देते एज कंपेरिजन टू ब्रिटिश सिपाही। जो ब्रिटिश सिपाही होते थे, जो हमारे उनके खुद के सैनिक होते थे, उनको क्या देते थे, अच्छा खाना, अच्छी सैलरी, अच्छी जगह देते थे रहने के लिए, और उनको कई सारे एडवांटेजेस होते थे, ठीक है। काम तो एक ही कर रहे हैं। देखा, इन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों जो इतनी मेहनत करते थे उनके लिए, उनके साथ वो क्या करते थे, बुरा बर्ताव करते थे, ठीक है। सेकंड है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में क्या होता था, इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट अब्रॉड ऑन ड्यूटी। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको कहाँ भेजा जाता था, अब्रॉड भेजा जाता था, मतलब कई समुद्र पार जाना पड़ता था उन्हें, मतलब समुद्र को पार करके। इट वॉज टैबू फॉर ब्राह्मण टू क्रॉस द सी एज दे डिसलाइक। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्राह्मण सैनिक होते थे वो, उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, समुद्र को क्रॉस पड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पहले के समय पे ये माना जाता था कि जो हमारे समुद्र है वो समुद्र हमारे जल देवता माने जाते थे, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, उनको हम नहीं लान सकते। तो उस टाइम में जो ब्राह्मण सिपाही होते थे, उन्होंने मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा, उसे करना पड़ा, और उन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा साफ मना करता कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये एक्ट क्या था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के अकॉर्डिंग ये सब उन्हें करना पड़ा था। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। ये क्या देखा गया कि लार्जर प्रोपोर्शन, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इंडियंस का बहुत ज्यादा क्या था, प्रोपोर्शन था। इसमें कितना प्रोपोर्शन देखा गया था कि 40,000, अगर 40,000 क्या इंडियन सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए खाली क्या है, वन ब्रिटिशर है, वन ब्रिटिशर सिपाही, मतलब जो हमारे ब्रिटिश की सैनिक, उसमें से एक सैनिक किसके बराबर है, हमारे 4,000 सैनिक के संख्या है। अगर हमारे भारत से 4,000 सैनिक है तो उनका एक सैनिक है बस उसके लिए। तो उन्होंने क्या देखा, जो लॉर्ड डेलोसी थे उस टाइम पे, उन्होंने ये देखा कि हमें अपनी धीरे धीरे ब्रिटिश की फौज को, अपने सिपाही को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नो नंबर ऑफ ब्रिटिशर सोल्जर्स वाज एज लो। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा लो थे, किसके कंपैरिजन में, इंडियन के कंपैरिजन में। कितने, अगर 4,000 इंडियन सोल्जर्स थे तो उनके लिए उन पे कितना था, खाली एक था। डेलोसी जिन्होंने क्या एडवाइस करी, फॉर मोर ब्रिटिश सोल्जर, हमें क्या करनी पड़ेगी, ब्रिटिश सोल्जर्स की एक आर्मी को तैयार करना पड़ेगा जो इनसे ज्यादा होंगे, नहीं तो ये जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होंगे वो क्या कर देंगे, बगावत कर देंगे हमारे खिलाफ ही, जैसा वो आगे चल के हुआ। इंडियन सोल्जर्स ने क्या करी, बहुत बगावत करी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने मोर्चा निकाला ब्रिटिशर्स सेना के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। कोई प्रमोशन नहीं देते थे इंडियन सोल्जर्स को। इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट राइज अबव सूबेदार, अब उनको कभी सूबेदार से ऊपर नहीं पहुंचाया गया, उसको एक रैंक्स नहीं बढ़ाई गई। और हाइगर रैंक्स किसके लिए रिजर्व होती थी, खाली ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के लिए रिजर्व होती थी। ये भी एक मेन एम, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव रहा था कि ये विद्रोह का कारण बना, यही सब कि उनको ना रैंक प्रोवाइड कराते थे, इतना काम करते थे। सारी रिजर्व किसके लिए थी, खाली ब्रिटिशर्स के लिए थी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे इंडियन सैनिक होते थे वो क्या करते थे, ये सोचते थे कि हमेशा कि हम ब्रिटिश सैनिक का जो सोल्जर्स हैं, हम उनका क्या नहीं कर सकते, कभी सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे रैंक्स में आए हैं। उन पे इंडस्ट्रीज है, पहली हमारी इंडस्ट्री ब्रिटिश में ही आई थी, तो उन पे क्या है, बहुत सारी चीजें जो हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्होंने आगे चल के देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कई सारे युद्ध भी हारे हैं, जिससे उन्हें क्या फील आई कि हम भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स का सामना कर सकते हैं। द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड बैडली। सबसे पहले वो अफगान वॉर हारे, ठीक है, सबसे पहले वो अफगान वॉर हारे, फिर उसके बाद पंजाब वॉर हारे, फिर केमेन वॉर हारे, फिर उन्होंने संथल ट्राइबल्स ऑफ बिहार, उन्होंने जो ट्राइब्समैन होते हैं, तो जो आदिवासी होते हैं ना, उनसे भी हारे, बिहार और बंगाल में। उसके बाद जो, अब देखो, जो बिहार और ट्राइबल से भी कैसे हारे, वो खाली तीर कमान चलाते थे, मतलब उन्हें खाली तीर कमान चलाना आता था। वो घने घने जंगलों में रहते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स का गॉरिल्ला वॉर से उन्हें सामना करना पड़ता था, जिसमें वो ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, बहुत बुरी तरीके से हार जाते थे। उसकी वजह से इट ब्रोक द मिथ दैट दे वर इनक्रेडिबल। और जो उनका मिथ था, ये विश्वास था कि हम जो कभी सामना नहीं कर सकते, वो मिथ क्या हो गया, पूरा टूट गया। जिसकी वजह से भारतीय सेना ने उनके खिलाफ क्या करा, एक विद्रोह जताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा क्या था, वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हमने कैसे ये जाना कि कॉजेस क्या थे,
जो ब्रिटिशर्स थे कैसे हमारे भारत में आए, क्या क्या कारण है, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल इकोनॉमिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, हमने सारे इस वीडियो में क्या करा, क्लियर करा। ठीक है, हम अपनी आने वाली वीडियोस में जो अगली वीडियो की पार्ट 2 हिस्ट्री की, हम उसमें चैप्टर को क्या करेंगे, डी एंड करेंगे और उसमें हम देखेंगे और आगे इस चैप्टर में क्या हुआ। ठीक है, आज तक के लिए, अभी तक के लिए क्या करें, इस वीडियो के लिए हम एंड करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमें पिन, वो कमेंट हम आपका क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। हम उस नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन या टॉपिक को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड सी यू।